काकू मन्नू पेद्दा सुबैया वर्सेस काकू मन्नू अकम्मा 1959। ये सूट पार्टीशन के लिए है। काकू मन्नू रमन्ना 2.5 years ओल्ड है, माइनर हैं और उनके मटर्नल ग्रैंडफादर ने उनके बिहाफ पे ये सूट फाइल किया है। फर्स्ट डिफेंडेंट उनके फादर हैं। सेकंड और थर्ड डिफेंडेंट सन्स हैं फर्स्ट डिफेंडेंट के, उनकी डिसीज्ड फर्स्ट वाइफ से। फोर्थ डिफेंडेंट सेकंड वाइफ है फर्स्ट डिफेंडेंट की और मदर है प्लेंटिफ की। फिफ्थ डिफेंडेंट है डॉटर फर्स्ट डिफेंडेंट और फोर्थ डिफेंडेंट की। ये बोला गया है कि जो मदर है प्लेंटिफ की वो इल ट्रीट की जाती थी और उनकी मेंटेनेंस को भी निग्लेक्ट किया गया था और उनके बच्चों की मेंटेनेंस भी निग्लेक्टेड थी। ये भी बोला गया कि एक सेल की गई फैमिली प्रॉपर्टी की एक अकुल वेंकटा सुब्बा रेड्डी को, जबकि सेल करने की कोई नेसेसिटी नहीं मौजूद थी। सेल सिर्फ प्लेंटिफ को इंजर करने के लिए ही की गई थी। और ये भी अलेज किया गया कि आइटम 2 और आइटम 11 जॉइंट फैमिली फंड में से खरीदी गई और ये सेल डीड सेकंड और थर्ड डिफेंडेंट ने इस ऑब्जेक्ट से की थी कि प्लेंटिफ के एसेट्स को कम किया जा सके। प्लेंट में ये भी बताया गया कि फैमिली के सर्कमस्टांसेस अच्छे थे और उन पर कोई लोन भी नहीं था। अब डिफेंडेंट्स ने रिटन स्टेटमेंट फाइल करी और ये क्लेम किया कि आइटम 2 और आइटम 11 सेपरेट फंड से खरीदी गई, जो कि बिलोंग करती है सेकंड और थर्ड डिफेंडेंट्स को। इन सेपरेट फंड्स में जॉइंट फैमिली का कोई टाइटल नहीं है। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि फैमिली पे एक डेट था ₹2600 का। अब जनवरी 1943 में माइनर प्लेंटिफ डिसीज हो जाते हैं। उनकी मदर जो फोर्थ डिफेंडेंट है उन्हें लीगली रिप्रेजेंट करती है और चेंज होकर सेकंड प्लेंटिफ बन जाती है। ये सूट फर्स्ट इंस्टेंस पे डिक्री किया जाता है, पर अपील के बाद सबऑर्डिनेट जज कुछ मुद्दों पर मामले की सुनवाई के लिए इसे भेज देते हैं। जब मुद्दा दोबारा सुना जाता है तो कोर्ट ये होल्ड करती है कि फैमिली प्रॉपर्टी बेची गई अकुल वेंकटा सुब्बा रेड्डी को और सेकेंड एंड थर्ड डिफेंडेंट ने आइटम 2 और आइटम 11 को खरीदा। ये दोनों ही चीजें सेल और परचेज माइनर प्लेंटिफ के जन्म लेने से पहले ही हो चुकी थी, इसलिए पार्टीशन का कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बनता। ये भी होल्ड हुआ कि कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये पता चल सके कि आइटम 2 और आइटम 11 सेपरेट फंड से खरीदे गए थे, इसलिए माना गया आइटम 2 और आइटम 11 जॉइंट फैमिली को बिलोंग करते हैं और ये भी माना गया कि फैमिली पे कोई डेट नहीं था। बावजूद इसके कोर्ट ने यही माना कि कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है पार्टीशन के लिए और सूट को डिसमिस कर दिया गया। इस जजमेंट के अगेंस्ट अपील की गई जिसमें ये अफर्म किया गया कि आइटम 2 और आइटम 11 जॉइंट फैमिली को बिलोंग करते हैं और फैमिली पे कोई डेट भी नहीं था। सेल और परचेज माइनर प्लेंटिफ के पैदा होने से पहले ही हो चुका था, इसलिए सूट फॉर पार्टीशन मेंटेनेबल नहीं माना गया और अपील को डिसमिस किया गया। सेकंड प्लेंटिफ ने प्रेफर करी सेकंड अपील हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में, जहां ये होल्ड हुआ कि डिफेंडेंट्स आइटम 2 और आइटम 11 को सेपरेट फंड से नहीं खरीदते और उनका इंटरेस्ट माइनर के खिलाफ है, जबकि सूट फॉर पार्टीशन माइनर के हित की बात है, इसलिए एक प्रिलिमिनरी डिक्री फॉर पार्टीशन दी गई। प्रेजेंट अपील आर्टिकल 136 के अंडर ग्रांट की गई। अटॉर्नी जनरल जो अपेलेंट्स की तरफ से अपीयर होते हैं वो 2 कंटेंशंस प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में इस अपील के सपोर्ट में। पहला कि नीचे की दोनों अदालतों में ये माना गया कि मुकदमा माइनर के बेनिफिट के लिए इंस्टीट्यूट नहीं किया गया था, इसलिए हाई कोर्ट के पास सेकंड अपील में इसे रिवर्स करने की कोई पावर ही नहीं थी। दूसरी कंटेंशन ये दी गई कि माइनर प्लेंटिफ सूट की सुनवाई से पहले ही डिसीज हो जाता है तो कोर्ट ये तय कर सके कि सूट फाइल किया गया था उसके बेनिफिट के लिए या नहीं, वो एक्शन खत्म हो चुका है और मदर एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती। पहली कंटेंशन को अपेरेंट्स ने फिर से आगे बढ़ाते हुए ये बोला कि सूट इंस्टीट्यूट किया गया है माइनर के बेनिफिट के लिए या नहीं, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है।
इस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को लेकर जो निचली अदालतें हैं उन्होंने जो भी फाइंडिंग दी वो सेकंड अपील में इंटरफेयर नहीं की जानी चाहिए थी। इन कंटेंशंस को सुनने के बाद कोर्ट का ये मानना था कि ये कंटेंशंस थोड़ी मिसलीडिंग और मिस डायरेक्शन क्रिएट कर रही हैं। उसका रीजन ये है कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सबऑर्डिनेट जज की जो फाइंडिंग है उसके हिसाब से सेल और परचेज माइनर प्लेंटिफ के बर्थ से पहले हो चुकी थी, इसलिए सबऑर्डिनेट जज के हिसाब से पार्टीशन के लिए कोई कारण ही नहीं बनता था। माइनर प्लेंटिफ के हिसाब से ये जो ट्रांजैक्शंस किए गए वो डिफेंडेंट्स उसके खिलाफ कर रहे थे, इसलिए पार्टीशन का होना माइनर प्लेंटिफ के बेनिफिट के लिए था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि माइनर प्लेंटिफ इन ट्रांजैक्शंस के बाद ही पैदा हुआ था, इसलिए डिफेंडेंट्स उसे इंजर नहीं कर सकते थे। लेकिन इसका ये काउंटर नोटवर्दी है कि ट्रांजैक्शंस कंक्लूड जब हुई हैं तब डिफेंडेंट्स को पता था कि माइनर प्लेंटिफ कंसीव किया जा चुका है, वो वूम में था और इसकी नॉलेज फर्स्ट डिफेंडेंट ने एडमिट करी है। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि डिफेंडेंट्स की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि वो माइनर प्लेंटिफ के राइट्स को डैमेज करें, तब भी ये मैटर खत्म नहीं होता। असल में डिस्कशन इस बात पर होनी चाहिए क्या डिफेंडेंट्स माइनर के खिलाफ काम कर रहे थे, और अगर हाँ तो क्या उसके पैदा होने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स जो इनोसेंटली एग्जिस्टेंस में आए क्या उन्हें डिफेंडेंट ने अपने पर्पसेस के लिए यूज किया ताकि वो माइनर प्लेंटिफ के राइट्स को डिफीट कर सके। अगर ऐसा है तो इस कंडक्ट को हम हॉस्टाइल समझेंगे और ये हॉस्टाइल कंडक्ट जस्टिफाई करता है पार्टीशन मांगने के लिए। अब इस केस के जरा फैक्ट्स देखें। रिटन स्टेटमेंट जो फाइल की गई इस सूट को इंस्टीट्यूट करने के एकदम बाद, जब फर्स्ट प्लेंटिफ भी अलाइव था, डिफेंडेंट 1 और 3 दोनों मिलके डिनाई करते हैं कि आइटम 2 और आइटम 11 में प्लेंटिफ का कोई राइट नहीं है। फर्स्ट प्लेंटिफ का टाइटल डिनाई किया जाता है और एविडेंस दिया जाता है कि आइटम 2 और आइटम 3 सेपरेट प्रॉपर्टीज है डिफेंडेंट 2 और 3 की। कोर्ट ऑफ अपील में भी डिफेंडेंट्स यही क्लेम दोबारा से करते हैं और बोलते हैं कि जॉइंट फैमिली पे कर्जा था। नीचे की दोनों अदालतों में इन मुद्दों पर एक साथ डिफेंडेंट्स के खिलाफ फैसला सुनाया गया था। इस मटेरियल के आधार पर कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि माइनर का डिफेंडेंट्स के साथ जॉइंट रहना उसके इंटरेस्ट में नहीं है और डिक्री ऑफ पार्टीशन उसके बेनिफिट के लिए होगा। नीचे की दोनों ही अदालत में ये माना गया कि ट्रांजैक्शंस पहले ही हो चुके थे माइनर के जन्म लेने से, इसलिए पार्टीशन के लिए कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग रही और हाई कोर्ट ने सेकेंड अपील में इसी फाइंडिंग में इंटरफेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इस फाइंडिंग को एक्सेप्ट किया और ये माना कि सूट इंस्टीट्यूट किया गया था माइनर प्लेंटिफ के बेनिफिट के लिए। इसलिए सवाल ये है कि क्या माइनर प्लेंटिफ की डेथ के बाद ये सूट फॉर पार्टीशन क्या खत्म हो गया है या नहीं। अपेलेंट्स ये कंटेंशन देते हैं कि एक अडल्ट को पार्टनर बहुत क्लियर और अनएम्बिगुअस एक्सप्रेशन से अपनी इंटेंशन बता सकता है कि वो पार्टीशन चाहता है। अगर वो एक सूट फाइल करता है पार्टीशन के लिए, उस सूट को एक एक्सप्रेशन माना जाएगा, जिसका मतलब है कि वो अपनी इंटेंशन टू सेपरेट बता रहा है दूसरे फैमिली मेंबर्स को। लेकिन ये रूल अप्लाई नहीं होता है माइनर के केस में, क्योंकि कानून के तहत वह अपनी इच्छा रखने में असमर्थ है। अपेलेंट्स आगे ये भी कंटेंड करते हैं कि कोर्ट एक सूट फॉर पार्टीशन एंटरटेन कर सकता है, डिक्री कर सकता है माइनर प्लेंटिफ के बिहाफ में, अगर वो ये डिसाइड करे कि ऐसा सूट फॉर पार्टीशन माइनर के इंटरेस्ट्स के लिए है। और जब तक कोर्ट ये फैसला करे कि सूट फॉर पार्टीशन उसके बेनिफिट के लिए है या नहीं है, उसकी डेथ पे उसे अनडिवाइडेड को-पार्टनर ही माना जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी बाकी के को-पार्टनर्स पर डिवॉल्व होगी, ना कि उसके लीगल एयर्स पे एज पर इनहेरिटेंस। दूसरी तरफ रिस्पोंडेंट्स की ये कंटेंशन थी कि जब भी सूट फाइल किया जाता है पार्टीशन के लिए, चाहे वो
अडल्ट को पार्टनर फाइल करे या माइनर को पार्टनर फाइल करे, उसमें कोई फर्क नहीं है, सेम प्रिंसिपल्स दोनों पे ही अप्लाई होंगे। लेकिन अगर कोर्ट ये होल्ड करता है कि ये सूट फॉर पार्टीशन बेनिफिट नहीं दे रहा माइनर को, तो वो उस सूट को डिसमिस कर देगा और तब डिवीजन नहीं माना जाएगा, स्टेटस इंटैक्ट रहेगा। माइनर के बिहाफ पे जब सूट ऑफ पार्टीशन फाइल किया जाता है तो जॉइंट फैमिली स्टेटस खत्म होता है डेट ऑफ सूट के दिन से, बशर्ते कोर्ट ये होल्ड करे कि ये सूट फॉर पार्टीशन फाइल किया गया है माइनर के बेनिफिट के लिए। इस प्रकार उठाया गया प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, जिस पर न्यायिक राय में मतभेद रहा है। चेलमी चेट्टी वर्सेस सुब्बम्मा, लालता प्रसाद वर्सेस श्री महादेव जी विराजमान मंदिर और हरी सिंह वर्सेस प्रीतम सिंह में ये माना गया कि जब भी सूट फॉर पार्टीशन फाइल किया जाता है किसी माइनर प्लेंटिफ के बिहाफ पर, तब जॉइंट फैमिली स्टेटस खत्म हो जाता है अगर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि ये माइनर को बेनिफिट देगा। रंगसाई वर्सेस नागरत्नम्मा, राम सिंह वर्सेस फकीरा और मंडली प्रसाद वर्सेस रामचरण लाल में ये होल्ड हुआ था, जब ऐसा सूट डिक्री किया जाता है तब जॉइंट फैमिली स्टेटस उस दिन खत्म होता है जब सूट फाइल किया गया था। तो पहला व्यू है कि जब माइनर डिसीज हो जाता है तब सूट अबेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है उसकी डेथ पर। और दूसरा व्यू ये है कि सूट खत्म नहीं होता, सूट अबेट नहीं होता जस्ट बिकॉज माइनर की डेथ हो चुकी है ट्रायल से पहले। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट को कंटिन्यू कर सकते हैं, वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये सूट बेनिफिट पहुंचाता है माइनर को। ऐसे केस में जॉइंट फैमिली का स्टेटस खत्म होता है या वो डिवाइडेड मानी जाती है उस डेट से जब प्लेंट फाइल किया गया था कोर्ट में, और माइनर का जितना भी शेयर है वो डिवॉल्व होगा उसके लीगल एयर्स पे। प्रेजेंट केस में इन्हीं दो व्यूज के बीच में कौन सा करेक्ट व्यू है वही कोर्ट को जानना है। इसके लिए कोर्ट ये समझेगी कि माइनर को पार्टनर के पास किस किस्म का राइट है कि वो पार्टीशन मांग सकता है, और वो ये भी स्क्रूटनाइज करेंगे कि क्या कोर्ट के पास पावर है ये डिसाइड करने की कि पार्टीशन माइनर के बेनिफिट के लिए है या नहीं है। मिताक्षरा लॉ के हिसाब से जैसे ही कोपार्टनर पैदा होता है वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा पा लेता है। राइट टू शेयर में ये राइट भी मौजूद है कि वो मेंटेन किया जाए फैमिली प्रॉपर्टी में से, और ये राइट भी मौजूद है कि वो पार्टीशन के लिए और सेपरेट पोजेशन ऑफ हिज शेयर के लिए कभी भी बोल सकता है। एक समय पे ये माना जाता था कि जब तक सारे को पार्टनर्स अग्री नहीं करते या पार्टीशन के लिए एक डिक्री पास नहीं की जाती तब तक जॉइंट फैमिली स्टेटस मेंटेन्ड रहेगा। लेकिन गिरजाबाई वर्सेस सदाशिव धुंधीराज और सूरज नरेन वर्सेस इकबाल नरेन में ये होल्ड किया गया कि कोई भी को पार्टनर अपनी मर्जी से पार्टीशन के लिए बोल सकता है, बाकी के को पार्टनर से रजामंदी लेना जरूरी नहीं है। उसको अपनी इंटेंशन टू सेपरेट एक्सप्रेस करनी पड़ेगी साफ क्लियर शब्दों में। अगर उसने सूट फॉर पार्टीशन फाइल किया है तो इसका मतलब उसने अपनी इंटेंशन एक्सप्रेस कर दी है साफ तरीके से, जिसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि फैमिली डिवाइड हो जाएगी। कंवल नरेन वर्सेस प्रभुलाल में ये माना गया कि अगर सूट डिसमिस भी हो जाता है, खारिज भी हो जाता है, तब भी उसका डिवीजन इन स्टेटस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ये माना जाएगा कि डिवीजन उस दिन हुआ था जब कार्रवाई शुरू की गई थी। वाइकाउंट हैल्डन ने ये ऑब्जर्व किया कि प्लेंटिफ के पास राइट है कि वो पार्टीशन मांग सके, सब्सिक्वेंटली जजमेंट उसके फेवर में होती है या नहीं वो एक अलग बात है। डिक्री इसलिए नेसेसरी है ताकि जो भी शेयर्स जिसको भी अलॉट होंगे पार्टीशन के बाद उसको वर्कआउट किया जा सके। वो को पार्टनर्स जो सुई जूरिस हैं, मतलब जिनके पास फुल लीगल कैपेसिटी है अपने बिहाफ पे एक्ट करने की, उनके रिगार्ड में लॉ सेटल्ड है।
सवाल ये है या कठिनाई तब आती है जब हम उन को पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं जो पार्टीशन मांगना चाहते हैं लेकिन माइनर हैं और अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू सूट फाइल कर रहे हैं। जहां तक हिंदू लॉ का सवाल है वो डिस्टिंक्शन नहीं करता, चाहे वो मेजर को पार्टनर हो या माइनर को पार्टनर हो, दोनों के ही पास राइट है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में। माइनर के पास मेजर की तरह ही इंटाइटलमेंट है कि वो फैमिली प्रॉपर्टी में से मेंटेन किया जाए, और जब पार्टीशन की बात होती है तो माइनर को पार्टनर के पास भी वही राइट्स हैं जो मेजर को पार्टनर के पास हैं। ये भी सेटल्ड है कि जब सूट फाइल किया जाता है पार्टीशन के लिए एक माइनर को पार्टनर के बिहाफ पे, वो सूट मेंटेनेबल है, और सूट फॉर पार्टीशन माइनर को पार्टनर ने फाइल किया हो या फिर मेजर को पार्टनर ने फाइल किया हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क है तो सिर्फ एक, जब माइनर को पार्टनर सूट फाइल करता है पार्टीशन के लिए तब कोर्ट को ध्यान रखना पड़ता है, अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि ये एक्शन इंस्टीट्यूट किया गया है माइनर को पार्टनर के बेनिफिट के लिए। रंगासी वर्सेस रागनथमा में जितनी भी अथॉरिटीज साइट की गई हैं उसके हिसाब से अभी तक जो भी कोर्स ऑफ लॉ रहा उसमें कोई बाधा नहीं आई है, लेकिन जब डिसीजन आया गिरजाबाई वर्सेस सदाशिव धुंधीराज का, जिसमें ये होल्ड हुआ कि वो पार्टनर की अगर इंटेंशन है सेपरेट होने की तो उसे अपनी इंटेंशन डिक्लेयर करनी चाहिए साफ शब्दों में, अनएम्बिगुअसली। इस केस में एक्सप्रेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, जिसमें माना गया है कि इंटेंशन को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है जब भी पार्टीशन के लिए एक मांग उठे। अब सवाल ये है कि ये जो प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ है गिरजाबाई केस में, वो माइनर को पार्टनर के रिगार्ड में कैसे अप्लाई होगा, कैसे पता चलेगा कि उसकी इंटेंशन है पार्टीशन मांगने के लिए, क्योंकि उसका केस फाइल किया जा रहा है एक नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू। एक व्यू के हिसाब से ये माना गया कि इंटेंशन को डिक्लेयर करना जरूरी है अनएम्बिगुअसली। ये रूल अप्लाई नहीं होता है जब हम माइनर को पार्टनर की बात करते हैं, क्योंकि माइनर की अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई डिजायर नहीं है या वॉल्यूशन ऑफ हिज ओन नहीं है। लेकिन ये व्यू ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि पार्टीशन का सूट मेंटेनेबल नहीं है माइनर के बिहाफ पर। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इस व्यू के हिसाब से ये माना जाए कि सूट ही मेंटेनेबल नहीं है तो माइनर की जो स्टेट है वो हमेशा एक्सपोज्ड रहेगी टुवर्ड्स दोज को पार्टनर्स जो कि माइनर के अगेंस्ट ही एक्ट करना चाहते हैं। ऐसे में माइनर की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इस व्यू का असली मतलब ये है कि जब कोर्ट डिसाइड करती है पार्टीशन माइनर के बेनिफिट के लिए है तभी पार्टीशन होता है, उससे पहले नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि माइनर अगर डिसीज हो जाता है इससे पहले कि कोर्ट ये डिसाइड करे कि सूट फॉर पार्टीशन माइनर के बेनिफिट के लिए था या नहीं, तब ये माना जाएगा कि जब वो डिसीज हुआ तब वो हिंदू जॉइंट फैमिली का ही मेंबर था, वो अनडिवाइडेड को पार्टनर था और उसके लीगल एयर्स सूट फॉर पार्टीशन का जो एक्शन है उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। चलमी चट्टी वर्सेस सुभम्मा में ये सवाल था कि क्या माइनर प्लेंटिफ की डेथ के बाद सूट फॉर पार्टीशन जो कि माइनर प्लेंटिफ के बिहाफ पे फाइल किया गया था वो क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। इस केस में ये होल्ड हुआ था कि सूट फॉर पार्टीशन जो फाइल किया गया है माइनर द्वारा या माइनर के बिहाफ पे वो फैमिली का जॉइंट स्टेटस अफेक्ट नहीं करेगा, और अगर पेंडेंसी के दौरान माइनर डिसीज हो जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उस सूट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो इंटाइटल्ड नहीं हैं। हिंदू जॉइंट फैमिली का पार्टीशन या सिवरांस या डिवीजन इस बात पे निर्भर नहीं करता कि कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स एक मेंबर को अलाउ करते हैं कि वो पार्टीशन मांगे, बल्कि डिवीजन इस बात पे निर्भर करता है कि क्या वो मेंबर पार्टीशन मांगना चाहता है या नहीं।
जब पार्टीशन का सूट एक अडल्ट को पार्टनर फाइल करता है तो उसे ये रीजन देने की जरूरत नहीं है कि वो पार्टीशन क्यों मांग रहा है। पार्टीशन मांगने का उसका राइट है, वो इंटाइटल्ड है, और अगर वो डिवीजन चाहता है तो कोर्ट ओब्लाइज्ड है कि वो एक डिक्री उसके फेवर में पास करेगा। जब माइनर को पार्टनर फाइल करता है केस पार्टीशन के लिए, तब कोर्ट के पास पावर है कि वो ये बता सके कि डिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है। इस केस में ये माना गया कि ऐसी अथॉरिटी जहां पे पार्टीशन मान लिया जाए माइनर के नाम में, वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस और डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है। इसलिए कोर्ट को पावर दी गई है कि वो बता सके कि पार्टीशन माइनर के बिहाफ पे ठीक हुआ है या नहीं हुआ। लालता प्रसाद वर्सेस श्री महादियोजी बिराजमान टेम्पल में माना गया कि अगर नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू माइनर सूट फाइल कर रहा है पार्टीशन के लिए, उसका ये मतलब नहीं है कि फैमिली स्टेटस ऑल्टर हो जाएगा, क्योंकि माइनर पार्टीशन के लिए नहीं बोल सकता है, उसके पास ये राइट नहीं है। ऐसे सूट फॉर पार्टीशन से एक ही चीज होती है, वो ये है कि कोर्ट डिसाइड करेगी कि पार्टीशन माइनर के बेनिफिट के लिए है या नहीं। अगर बेनिफिट के लिए है तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन में पार्टीशन ग्रांट कर सकती है। हरि सिंह वर्सेस प्रीतम सिंह में कोर्ट ने माना कि सूट जो फाइल किया गया है पार्टीशन के लिए, वो माइनर के बेनिफिट के लिए है, इसलिए पार्टीशन की डिक्री ग्रांट की गई थी। इस केस में सवाल ये था कि वो कौन सा पीरियड है जब हम कर्ता को अकाउंटेबल मानेंगे, मतलब कब से पार्टीशन माना जाना चाहिए। चिलमी चेट्टी और लालता प्रसाद दोनों केस रेफर किए गए और ये होल्ड किया गया पार्टीशन उस दिन से हुआ जिस दिन कोर्ट ने डिसीजन दिया था। पार्टीशन उस दिन से नहीं हुआ जिस दिन सूट फाइल किया गया था। लाइबिलिटी अराइज होती है डेट ऑफ डिक्री से, ना कि डेट ऑफ सूट से। छोटा भाई वर्सेस दादा भाई में भी चिलमी चेट्टी का डिसीजन अप्रूव किया गया। इन सारी अथॉरिटीज का सहारा लेते हुए अपेलेंट्स ने ये कंटेंट किया कि माइनर प्लेंटिफ जब डिसीज हो जाता है तो पार्टीशन का जो सूट है वो अबेट हो जाता है, मतलब अपनी वैल्यू से रिड्यूस हो जाता है, और इसीलिए उसकी मदर के पास कोई राइट नहीं है कि वो ये सूट कंटिन्यू कर सके। लेकिन प्रेजेंट केस में चिलमी चेट्टी, लालता प्रसाद, हरि सिंह और छोटा भाई के केसेस को कोर्ट ने गलत माना। फैमिली का जॉइंट स्टेटस खत्म होना एक बात है और कोर्ट का ये डिसाइड करना कि सूट फॉर पार्टीशन माइनर के लिए बेनिफिशियल है, दो अलग अलग बातें हैं। कोर्ट का ये डिसीजन कि पार्टीशन का सूट एडवांटेजियस है माइनर के लिए, वो अपने आप में स्टेटस नहीं खत्म करता। कोर्ट को ऐसी पोजीशन पे नहीं रखा गया है जहां वो सुपर गार्डियन की तरह एक्ट करे और माइनर के बिहाफ पर माइनर की इंटेंशन बताए कि वो डिवाइड होना चाहता है। दरअसल ऐसी इंटेंशन कोई और एक्सप्रेस कर रहा है। कोर्ट का सिर्फ इतना सा काम है कि वो ये डिसाइड करे कि ये जो अदर पर्सन है वो माइनर के बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहा है या नहीं। इस पोजीशन को हम अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हैं अगर हम पार्टीशन जो कोर्ट के बाहर होता है उसके बारे में एक बार ध्यान दें। जब पार्टीशन कोर्ट के बाहर होता है और एक ब्रांच में फादर और उसके माइनर सन मौजूद हैं जो डिवाइड होना चाहते हैं दूसरों से, तब फादर एक्ट करता है माइनर के बिहाफ पे। उसका रिजल्ट ये होता है कि पार्टीशन जब होता है तब फादर और माइनर सन के बीच में डिवीजन हो जाता है और फादर और दूसरे को पार्टनर्स के बीच में भी डिवीजन हो जाता है। ऐसे में जो माइनर है उसकी इंटेंशन बाकी सारे को पार्टनर से सेपरेट होने की वो फादर एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डिवीजन हो फादर और उसके माइनर सन्स के बीच में। उस सिनारियो में माइनर को रिप्रेजेंट कर सकती है उसकी मदर या कोई और रिलेटिव। ऐसे पार्टीशन को वैलिड और इफेक्टिव माना गया है जिससे जॉइंट फैमिली स्टेटस खत्म हो जाता है।
इसमें कोई डाउट नहीं है कि माइनर के पास राइट है कि वो पार्टीशन को सेट असाइड करवा सके अगर पार्टीशन उसके लिए फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा साबित नहीं होता कि पार्टीशन उसके लिए प्रेजुडिशियल है, तब पार्टीशन माइनर पे बाइंडिंग माना जाएगा। पार्टीशन अगर सेट असाइड भी किया जाता है कि वो अनफेयर था, उसका ये रिजल्ट नहीं होगा कि पूरा डिवीजन को अनल कर दिया जाएगा। ऐसे में माइनर के पास रीअलॉटमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज का राइट मौजूद है। ये इमटेरियल है कि माइनर ऐसी ट्रांजैक्शन में लीगल गार्डियन द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया गया था, बल्कि किसी और रिलेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था। गरीब उल्लाह वर्सेस खलक सिंह ये बताता है कि कोपार्सनरी प्रॉपर्टीज जो है माइनर की, उसके लिए कोई गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाता है, क्योंकि लॉ के हिसाब से कर्ता ही कोपार्सनरी प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा और कर्ता के पास ही राइट है माइनर को रिप्रेजेंट करने की ऐसी ट्रांजैक्शंस में जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व करती हैं। ध्यान दें, ये तब जब फैमिली जॉइंट है। जब फैमिली स्टेटस डिसरप्ट हो चुका होगा, तब कर्ता के राइट्स का सवाल नहीं पैदा हो सकता। कर्ता माइनर के बिहाफ पे एक्ट नहीं कर सकता। माइनर की तरफ से अगर फादर या मदर के अलावा कोई और पर्सन अगर सूट फाइल करता है पार्टीशन के लिए, उसे वैलिड माना गया है, बशर्ते कि वो अदर पर्सन माइनर के इंटरेस्ट में काम कर रहा है, उसके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। रंगसाई वर्सेस नागरत्नम्मा में ये होल्ड हुआ था कि पार्टीशन उस दिन से माना जाएगा जिस दिन सूट फाइल किया गया था, बशर्ते कोर्ट इस डिसीजन पर पहुंचती है कि सूट माइनर के बेनिफिट के लिए फाइल किया गया था। राम सिंह वर्सेस फकीरा और मंडली प्रसाद वर्सेस रामचरण लाल में भी यही डिसीजन दिया गया था। प्रेजेंट केस में इन डिसीजन से कोर्ट सहमत है। पेरेंट्स पाट्राई की थ्योरी के हिसाब से सॉवरन के पास पावर है कि वो प्रोटेक्ट करे माइनर्स के इंटरेस्ट को। ये सॉवरन की ड्यूटी भी है और ये फंक्शन डिवॉल्व किया गया है कोर्ट्स पे। मतलब कोर्ट्स पे ये ड्यूटी इम्पोज की गई है या उन्हें सौंपी गई है ये ड्यूटी कि वो ये देखें कि माइनर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं या नहीं। इस फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए कोर्ट अपने ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर सकती है और प्रोसीडिंग्स भी स्टे कर सकती है अगर उसे ये लगे कि प्रोसीडिंग्स सिर्फ परेशान करने के लिए ही की जा रही है। हेल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड के हिसाब से सॉवरन हमेशा इन्फेंट्स या माइनर्स को स्पेशली ट्रीट करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। सॉवरन को पेरेंट्स पाट्राई माना गया है, जो उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है जो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते। पहले ये जूरिसडिक्शन लॉर्ड चांसलर के पास होता था, उनसे ये कोर्ट ऑफ चांसरी के पास गया। अब ये जूरिसडिक्शन हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के चांसरी डिवीजन के पास मौजूद है। ये इस प्रश्न से स्वतंत्र है कि माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है। इसी जूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते समय कोर्ट ये सैटिस्फाई करना चाहता है कि जो नेक्स्ट फ्रेंड है माइनर का, वो सूट फाइल कर रहा है माइनर के इंटरेस्ट में। जब कोर्ट ये डिसाइड करता है कि सूट फाइल किया गया था माइनर के फेवर में और डिक्री भी पास करता है पार्टीशन के लिए, वो अपना जूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा होता है जो उसके अंदर इनहेरेंटली मौजूद है। ऐसे डिसीजन का पर्पस ये है कि वो रिकॉग्नाइज करे माइनर का वो राइट जो उसे तब मिलता है जब एक व्यक्ति उसके बिहाफ पर सूट फाइल करता है पार्टीशन के लिए। कोर्ट के ऐसे डिसीजन का असली फायदा ये है कि वो ये देखे कि कार्रवाई माइनर के फायदे के लिए है या नहीं। कोर्ट का डिसीजन कोई नया राइट नहीं क्रिएट कर रही जो माइनर के पास पहले से मौजूद ना हो। ये डिसीजंस कोर्ट सिर्फ इस बात को इफेक्ट देने के लिए करता है जिससे ये पता चलता है कि नेक्स्ट फ्रेंड माइनर के बेनिफिट के लिए ही काम कर रहा है। अपील के समर्थन में दिए गए सभी तर्क फेल हो जाते हैं और अपील को डिसमिस किया जाता है।